नमस्कार दोस्तों। अजय चौहान एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए फिर आज हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग करना है तो क्या प्रोसीजर होती है और हम कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपके दिल में इच्छा है कि आप भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, अगर आपको ये उत्तर मिलता है कि हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आर्मी में पद क्या क्या होते हैं, भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, पात्रता क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, वेतन कितना मिलता है, अन्य सुविधाएं क्या है और हम सही जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर में दो तरह की कैटेगरीज पाई जाती है। एक होते हैं कि पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक और दूसरे होते हैं ऑफिसर्स रैंक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे कनिष्ठ जो दर्जा है वो होता है पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक। तो इसमें सबसे पहला जो पद है जिसमें आमतौर पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो होता है सिपाही का पद। उसके बाद में सिपाही से आप प्रमोट होते हैं नायक में, फिर उसके बाद हवलदार में प्रमोट होते हैं, फिर नायब सूबेदार में प्रमोट होते हैं, फिर सूबेदार में प्रमोट होते हैं और फिर सूबेदार मेजर में जो आखिरी रैंक है पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक का वो है सूबेदार मेजर। और इन्हें ही फिर हॉनररी रैंक मिलके ये सेवा से निवृत्त हो जाते हैं 32 साल की सर्विस करने के बाद। अब देखिए, सिपाही में भर्ती होना है तो हम किस किस कैटेगरी में भर्ती हो सकते हैं। जैसे कि सोल्जर जीडी ड्यूटी, इसके लिए आपकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच में होनी चाहिए और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास 45% मार्क्स के साथ में और हर एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 33 मार्क्स मिले होने चाहिए। उसके बाद में आता है आपका सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए। इसके लिए भी आपकी उम्र जो है 17.5 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका 10+2 होना चाहिए, यानी 12वीं पास होनी चाहिए आप, और आपको 60% मार्क जो है पूरे 12वीं में मिलने चाहिए। और जो सब्जेक्ट है आपके जिसमें कि मैथ और इंग्लिश है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 50 मार्क मिले होने चाहिए। अगली कैटेगरी आती है आपकी सोल्जर टेक्निकल, जैसे कि एमी कोर, कोर ऑफ सिग्नल्स, इस तरह की जो टेक्निकल कोर हैं इंडियन आर्मी की, इस कोर में जाने के लिए आपको उम्र जो है आपके 17.5 साल से 23 साल होनी चाहिए। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी आप 12वीं पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। इसके लिए आपको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसके अंदर आपको 40% मार्क होने चाहिए और आप 12वीं जो है पूर्णतः 50 मार्क से परसेंट मार्क से पास होने चाहिए। अगला है आपका सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट या फिर आरवीसी में टेक्निकल जो कैटेगरी है जिसमें सिपाही में भर्ती होंगे। उम्र इसके लिए भी 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक है। आपका जो क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए 50% मार्क के साथ में, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, ध्यान रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 40% मार्क हर एक सब्जेक्ट में मिलने चाहिए। लास्ट में आता है सोल्जर ट्रेड्समैन। इसके लिए आपकी उम्र वही है 17.5 साल से 23 साल के लिए, और क्वालिफिकेशन आपका जो है 10वीं पास या फिर आईटीआई या 8वीं पास होना चाहिए कुछ एक कैटेगरीज के लिए। ये जो कैटेगरीज मैंने आपको अभी तक बताई हैं यहां से लेकर के आखिरी तक, ये आप सिपाही में भर्ती होते हैं। अब देखिए, कुछ एक जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्ट हवलदार स्ट्रीम में भर्ती होते हैं। जैसे कि हवलदार एजुकेशन जो आर्मी एजुकेशन कोर में कार्यरत रहते हैं, इनकी उम्र होती है 21 साल से लेकर के 25 साल तक के लिए, और इनका जो क्वालिफिकेशन होता है एक्स ग्रुप के लिए होता है एमए, एमएससी, एमसीए, और वाई ग्रुप के लिए होता है बीए, बीएससी, बीसीए विथ बीएड इन बीएससी आईटी, और बीएससी ऑब्लिक बी ऑब्लिक बीसीए इन आईटी विदाउट बीएड भी ये वाई ग्रुप में हवलदार रैंक में डायरेक्ट जाते हैं। जो मैंने यहां पर अभी बताया आपको कि जो एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप में आपको दोस्तों जो एक्स ग्रुप का पेमेंट है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, वो आपको पेमेंट अलग से एक्स्ट्रा मिलता है जो आपको ग्रुप वाई और ग्रुप जेड के कैटेगरीज में नहीं मिलता है। उसके बाद में है आपका जो हवलदार डायरेक्ट एंट्री में सर्वे ऑटो कार्टो इंजीनियर, जो आपके कोर ऑफ इंजीनियर्स है इस आर्मी के डिपार्टमेंट में, आप इसके लिए उम्र क्या होनी चाहिए आपकी 20 से 25 साल होनी चाहिए, और आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीए, बीएससी मैथ जो आपकी 12वीं कक्षा में होना चाहिए, और
मैथ और साइंस आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक में जाते हैं और ये इस तरह से रैंक स्ट्रक्चर आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर पाया जाता है। अगला जो रैंक स्ट्रक्चर आता है जो है ऑफिसर रैंक में अलग अलग कमीशन है। जैसे कि मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं। टेक्निकल ग्रेजुएशन एंट्री जो एजुकेशन के लिए होती है, यूएससी के थ्रू एंट्री होती है, पीजीसी के थ्रू एंट्री होती है, जैग के थ्रू आपकी कमीशन लेते हैं आप, नेशनल डिफेंस एकेडमी से एंट्री है, 10+2 की आपकी टीएस एंट्री है, आईएमए देहरादून के लिए आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जो कि नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है टेक्निकल के लिए, मैन एंड वुमन के लिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो नॉन टेक्निकल है वो सिर्फ मेंस के लिए है। और इसके अंदर और भी है एनसीसी स्पेशल मैन और वुमन के लिए। इसके लिए जो कैटेगरिया है आपका एज का, वो तकरीबन सभी का जो है अलग अलग है, वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन में और किस कैटेगरी के लिए आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आज के हम वीडियो में ज्यादा पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑफिसर्स रैंक में आप जिस भी कमीशन के थ्रू एंट्री करते हैं तो आपका सबसे न्यूनतम जो पहला रैंक आता है वो होता है लेफ्टिनेंट का। आप उसके बाद में प्रमोट होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में फिर आप कैप्टन बनते हैं, फिर आप मेजर बनते हैं, उसके बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, फिर आप कर्नल बनते हैं, फिर ब्रिगेडियर बनते हैं, और फिर मेजर जनरल बनते हैं, और फिर आप लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद में आर्मी के अंदर सबसे आखिरी रैंक है आपका जनरल का। अभी जो नया एक रैंक अभी प्रस्तावित किया गया है वो है सीडीएस रैंक, ठीक है। वो सीडीएस रैंक के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों से जो एलिजिबल ऑफिसर साहब होते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट सीनियर होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम कि आर्मी के अंदर भर्ती होना है तो भर्ती की प्रक्रिया क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, हमने कैसे कैसे उस सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो देखिए सबसे नंबर 1 स्टेप तो है आप इंडियन आर्मी की जो ज्वाइन इंडियन आर्मी या हमारी जो वेबसाइट है वहां पर आप जाइए और जाकर के अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आप उस फॉर्म में फिलअप कर दिए ऑनलाइन, और आपको एक अपना यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि कहाँ पर कोई भी वैकेंसी निकली है भर्ती के लिए, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में निकली हो, महाराष्ट्र स्टेट में निकली है, तो आपने क्या करना है उस जो नोटिफिकेशन के लिए वहां पर आपको हाईलाइट हो जाएगा, आपने सबसे पहले वहां उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में तीसरा स्टेप है आपका, आपने आपका एडमिट कार्ड को वहां साइट से डाउनलोड करना है। याद रखिए जब भी आप किसी साइट को इस तरह से अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए, तो आप रेगुलरली उस वेबसाइट को विजिट करना है ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको उसकी जानकारी पहले मिल जाए। चौथा, ये सब होने के बाद में आपका चौथा स्टेप होता है वो है आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपका हम बोलते हैं ग्राउंड टेस्ट, जिसके अंदर आपका रनिंग है, पुशअप है, चिनअप है। उसके बारे में हम सविस्तर बाद में अगली स्लाइड में हम देखेंगे। उसके बाद में देखते हैं जैसे आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आप क्लियर करते हैं, फिर आपका शुरू होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद में आपका रिटन एग्जाम होता है जो कि सबसे हार्ड इस प्रोसेस के अंदर की ये प्रक्रिया है। और जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम आपकी जो होती है वो पेपर आप दे देते हैं, उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपका होता है मेरिट लिस्ट के बेसिस के ऊपर में। अगर सपोज कीजिए कि 1000 जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और सिर्फ टॉप के मतलब 100 की वैकेंसी है, तो उस 1000 में से ऊपरी क्रम से टॉप के जो 100 है उन्हीं को लिया जाएगा, बाकियों को नहीं लिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं, हम सविस्तर से विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आपको करना है। तो देखिए पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक में कोई भी ट्रेड हो तो उसके लिए आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का रनिंग वो क्वालिफाई करना है। इसके अंदर में जो मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर आप 5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर आते हैं स्टार्ट टाइमिंग से लेकर के, तो आपको मिलते हैं 60 मार्क्स, और आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आते हैं तो आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। फिर देखिए आपका आता है दूसरा टेस्ट है आपका जो ग्राउंड टेस्ट में है वो है पुलअप और चिनअप, ठीक है। पुलअप 3 टच का आपने इसमें क्या करना है, देखिए यहां पर इस बंदे ने जो है यहां पर 3 को टच किया है बीम के साथ में,
उसकी पोजीशन को आप देखेंगे तो उसके पैर बिल्कुल स्ट्रेट है। और जब आप जब ये कैंडिडेट नीचे आएगा तो उसकी जो हाथ है जो अभी फोल्डेड पोजीशन में है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, आप इसी तरह से पुलअप मारेंगे तभी आपके वो पुलअप जो है काउंट किए जाएंगे, नहीं तो अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। देखिए, अगर आप एक ही वन शॉट गो में काउंटिंग के साथ में अगर 10 पुलअप मारेंगे आप तो आपको मिलते हैं 40 मार्क, 9 पुलअप मारेंगे तो आपको मिलेंगे 33 मार्क, 8 पुलअप करेंगे तो आपको मिलते हैं 27 मार्क, 7 पुलअप करेंगे तो आपको मिलेंगे 21 मार्क, 6 पुलअप्स के लिए आपको मिलेंगे 16 मार्क और 6 के नीचे आपको फेल घोषित किया जाता है। उसके बाद में आखिरी में आता है आपका 9 फीट का डिच। आपने 9 फीट का गड्ढा कूदना है, बस इसमें कोई वेरिएशन या डिफरेंशिएशन नहीं है मार्क में। जिसने भी गड्ढा 9 फीट का कूद लिया वो क्वालिफाई है। इस तरह से आपका ये पूरा ग्राउंड टेस्ट का प्रोसीजर है। आगे आपका आता है वो है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में अलग अलग स्टेट के लिए, राज्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए मापक जो है, मानक जो है अलग अलग है। जैसे देखिए, लेकिन मैंने यहाँ पर एक कॉमन सा लिया है ऑल इंडिया का, तो आपकी जो चेस्ट है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस चेस्ट का जो दायरा है पीछे से लेकर के आगे तक, ठीक है, आपका पीठ पीछे से लेकर आगे तक जो है टेस्ट का दायरा है ये होना चाहिए आपका 77 सेंटीमीटर। और जब आप सांस को अपने छाती में, फेफड़ों में भरते हैं तो आपका +5 सेंटीमीटर विस्तार होना चाहिए छाती का, +5 सेंटीमीटर हर एक के लिए। उससे ज्यादा होता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका प्रिपेयर्ड आई होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिसीज होनी चाहिए, आपके कोई भी शरीर के ऊपर टैटू नहीं होना चाहिए। टैटू के लिए मैं खास बात बता देता हूं आपको, अगर आप किसी स्पेशल ट्राइब से बिलोंग करते हैं जहां पर टैटू गूंदने की जो है पुरानी मतलब परंपरा है, तो उसके लिए आपको आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। शरीर के ऊपर कोई भी आपका साइन नहीं होना चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह करने के बाद में हमारे शरीर के ऊपर कुछ जो है शारीरिक चिन्ह बच जाते हैं, तो इस तरह से मेडिकल अफसर आपको नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। आपका वेट जो है मिनिमम 50 केजीज होना चाहिए, ठीक है। और आपके पैरों के ऊपर कहीं पर भी वेरिकोस वेंस नहीं होनी चाहिए। अभी वेरिकोस वेंस का जो है ज्यादातर सवाल पड़ता है बच्चों को कि यार वेरिकोस वेंस है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये दिखाया हुआ है कि कुछ तरह आपके पैरों के ऊपर या हाथों के ऊपर में कुछ इस तरह से कुछ काली नसें बन जाती है, इन्हीं को हम बोलते हैं वेरिकोस वेंस। तो इस तरह का निशान अगर आपके शरीर के ऊपर है तो आप अपना फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हाइट की मैं अगर बात करूं तो जैसे कि नॉर्दर्न रीजन में हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहां पर 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और साउदर्न रीजन में महाराष्ट्र और बिलो वहां पर 166 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। ये जो मापक है आपके फिजिकल मेजरमेंट के, इसके अंदर में अगर आपको कंसेशन मिलता है वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप एक सर्विसमैन के आप मतलब वार्ड है तो बच्चे हैं तो आपको कुछ कंसेशन मिलता है, ठीक है। या फिर आप नेशनल स्पोर्ट्स में कुछ मेडल्स लिए हैं तो उसमें भी आपको कंसेशन मिल जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिजिकल मेजरमेंट हो गया, हमारे फिजिकल जो टेस्ट है, ग्राउंड टेस्ट के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। अब देखते हैं हम पाठ्यक्रम क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे ट्रेड्स का पाठ्यक्रम नहीं लिया है। आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वहां पर आप जिस भी कैटेगरी में परीक्षा देना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर उसी कैटेगरी की जानकारी वहां से ले लें, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एक कैटेगरी को लिए, जैसे कि सोल्जर जीडी के लिए आपका जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज में जो आपका करंट अफेयर्स आता है, भारत का भूगोल आता है, हिस्ट्री आती है, इस तरह की सारा जो है आपका जनरल नॉलेज में आता है, ठीक है। नागरिक शास्त्र हो गया है, पंत प्रधान कौन पहले था कौन आखिरी था, ये बहुत सारा जो है जनरल नॉलेज में आपका, जिसको हम हिंदी में सामान्य ज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में उसमें क्या होता है, आपको टोटल क्वेश्चन 15 होते हैं, ठीक है, और आपको जो है मार्क मिलते हैं 30। फिर आता है आपका जनरल साइंस, जिसमें आपके पूरे विज्ञान है, उसके अंदर भी आपको 15 क्वेश्चन होते हैं, मार्क मिलते हैं 30। फिर आपका आता है गणित विषय में आपको प्रश्न होते हैं 15, मार्क आपको होते हैं टोटल 30। और लोकल रीजनिंग में, जिसको हम कहते हैं कि बुद्धिक क्षमता, इसके अंदर में आपको 5 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। आपने इन सभी के अंदर में 35 मार्क लेने हैं पास होने के लिए, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा।
अगर आप एनसीसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप इस एग्जाम के लिए एग्जाम्प्टेड है, आपकी एग्जाम नहीं होती है। अगर आप सोल्जर ट्रेड्समैन एक्स 10th के लिए आप जाते हैं तो इसका भी पैटर्न इसी प्रकार से है। 15 क्वेश्चन से 30 मार्क से, लोकल रीजनिंग में आपको 5 क्वेश्चन से 10 मार्क के लिए, जनरल साइंस में देखिए 15 क्वेश्चन से 30 मार्क के लिए, और मैथ में गणित में आपको 15 प्रश्न है 30 मार्क के लिए, और आपको पास होने के लिए आपने मार्क लेने हैं 32। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपकी एग्जाम भी आपको नहीं देनी है। सोल्जर ट्रेड्समैन में देखिए 8वीं जो पास है उनके लिए क्या है, जनरल नॉलेज 15 प्रश्न है 30 मार्क के लिए, लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी बुद्धि क्षमता है उसमें 5 प्रश्न है 10 मार्क के लिए, और जनरल साइंस में आपको 15 प्रश्न है 30 मार्क के लिए, और मैथ में आपके 15 प्रश्न है 30 मार्क के लिए। इसके अंदर आपको पास होना है तो आपको 32 मार्क मिनिमम लेने होते हैं। इसमें भी आप अगर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपकी एग्जाम में आपको सहूलियत मिल जाती है। आगे चलते हैं सोल्जर टेक्निकल में। देखिए सोल्जर टेक्निकल में यहां पर भी देखिए कुछ इस प्रकार से जनरल नॉलेज और रीजनिंग, इसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन है आपको 40 मार्क के लिए, मैथ के अंदर आपके 15 क्वेश्चन है 60 मार्क के लिए, फिजिक्स में आपके 15 प्रश्न है 60 मार्क के लिए, केमिस्ट्री में आपके 10 प्रश्न है 40 मार्क के लिए, और यहाँ पर आपको पासिंग के लिए कुल 80 मार्क लेने बहुत जरूरी होते हैं। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जनरल नॉलेज के लिए 10 40 मार्क के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 मार्क के लिए, फिजिक्स में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 मार्क के लिए, बायो में आपके 15 प्रश्न होते हैं 60 मार्क के लिए, और केमिस्ट्री में आपके 15 प्रश्न होते हैं 60 मार्क के लिए। और यहाँ पर आपको एग्जाम को पास करना है तो 80 मार्क लेना बिल्कुल ही निहायत जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 200 मार्क की एग्जाम है, ठीक है, 60 60 40 40, यानी ये 100 और ये 100 200 मार्क की एग्जाम है। 200 मार्क में आपको 80 मार्क लेने। देखिए पाठ्यक्रम तो मैंने बता दिया। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ये पता नहीं होता कि पाठ्यक्रम तो पता चल गया अभी हमने किताब कौन सी पढ़ी, तो मैं आपको मुझसे मैंने मतलब मैं भी आर्मी से 24.5 साल करके रिटायर्ड हो गया हूँ सूबेदार रैंक से। तो मैंने जो अपने समय पे मैंने जो बुक कुछ की थी, जैसे AK बुक्स है, उस समय उनका AK यादव के नाम से उनका पब्लिश होती थी बुक, 1995 से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं आपको कुछ किताबें अपने से रेफर करता हूं जो मैंने खास करके पढ़ी है डिपार्टमेंट में एग्जाम देते समय या फिर एंट्रेंस के लिए कहीं पर। तो वो है AK बुक्स पब्लिकेशन और आर्यन पब्लिकेशन की। आप जाकर के बुक अगर मार्केट में दुकान पे मांगेंगे तो आपको वो बुक्स मिल जाएंगी। इसकी भाषा मेरी नजर में मुझे समझने लायक थी। अगर आप समझते हैं कि आपको किस किताब की भाषा अच्छी लगती है तो आप उस किताब को खरीदिए और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जो बच्चे महाराष्ट्र से हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कैसे प्रिपरेशन करना है किसी भी स्पर्धा कंपटीशन के लिए, तो मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, मोटिवेशन की प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। आप उसको जरूर एक बार देख लीजिए। आपका टाइम मैनेजमेंट जो कुछ भी है वो आप बढ़िया तरह से करेंगे और आप 100% इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती हो जाएंगे। अभी देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या जरूरत पड़ता है। जैसे कि आप 8वीं 10वीं 12वीं आप पास है या उससे हायर क्वालिफिकेशन के, तो आप सारी मार्कशीट जो है अपने पास में आपको होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने बनाना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। मैरिड या अनमेरिड है तो आप उसका भी सर्टिफिकेट बना लीजिए। अगर आप किसी विशेष जाति से बिलोंग करते हैं तो आप उसका भी सर्टिफिकेट बना लीजिए। यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। सभी के लिए जो मानक है एग्जाम के एंट्रेंस के वो सेम है। आईडी प्रूफ के लिए आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड की झलक होनी चाहिए। यहां पर एक चीज याद रखिए, पैन कार्ड निहायत जरूरी है, क्योंकि आप जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इनकम टैक्स के लिए आपका पैन कार्ड होना बहुत जरूरी, नहीं तो 20% फ्लैट रेट से डिपार्टमेंट आपका इनकम टैक्स को डिडक्ट कर देगा। अगर आप एनसीसी, कंप्यूटर, स्पोर्ट रिलेटिव, ITI कोई भी सर्टिफिकेट है, आप उस सर्टिफिकेट को भी अपने साथ में कैरी कीजिए। साथ में 25 फोटो जो आपके पासपोर्ट साइज के होते हैं वो आपके पास में होने चाहिए, और जो आपने इंटरनेट से एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया वो होना चाहिए। साथ ही साथ में जो नोटिफिकेशन आता है इन ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जहां पर आप अप्लाई करते हैं, उस नोटिफिकेशन साथ में कुछ एक फॉर्म दिए जाते हैं। वो सारे, जैसे एफिडेविट फॉर्म हो गया और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म को आपने प्रिपेयर करके बना करके अपने साथ में कैरी करना है। साथ ही साथ में ये जो ऊपर के जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बनाए हैं, इसकी आपके पास में कम से कम 5-5 कॉपी होनी चाहिए। ये तो बेसिकली 3 कॉपी मांगते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप अपने पास में
एक्स्ट्रा कॉपीज बना करके लेके चलिए। आगे देखते हैं हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट है। अभी चलो इतनी मेहनत कर ली हमने, सब कुछ कर लिया है, अभी हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअली मैं ये सब कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। आफ्टर हम देश सेवा के साथ साथ में भाई पैसा भी तो चाहिए, तो देखते हैं वेतन कितना है। अगर हम न्यूनतम बात करते हैं तो आप जब भी इंडियन आर्मी के अंदर जब पहले भर्ती हो जाते हैं तो आपको जो सबसे पहली तनख्वाह मिलती है सिपाही में, वो होती है आपका पे लेवल 1। पे लेवल 1 में आप यहां पर देखिए 21,700, ये आपका बेसिक हो जाता है। फिर इसके बाद में 21,700 के ऊपर में आपके अदर अलाउंसेस जुड़ते हैं, तो इस प्रकार से आपकी जो पेमेंट है 35 से 40,000 तक पहुंच जाती है। और जो भी विद्यार्थी या एप्लीकेंट जो है हवलदार के लिए इनरोल होना चाहते हैं, तो उनकी बेसिक पेमेंट हो जाती है 29,200। और जो जेसीयू डायरेक्ट जेसीयू के लिए इनरोल होना चाहते हैं, उनकी बेसिक पेमेंट हो जाती है 33,300। ये बिल्कुल अपडेटेड है 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स टेबल के हिसाब से। मैं आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए भी एप्लीकेबल है। आगे देखते हैं कि आर्मी के अंदर हम भर्ती क्यों होना है, किस लिए, जरूरत क्या है। तो देखिए आर्मी के अंदर में पेमेंट मिल गया, आपको देश सेवा करने का मौका मिल गया। इसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपका भोजन, रहने की सुविधा, बिजली, पानी, यूनिफॉर्म, बेडिंग, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग तक आपको आर्मी फ्री में कराती है। संपूर्ण भारत का भ्रमण कर सकते हैं आप, विदेश का भ्रमण कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जवान जो है आपके सामने फोटो में दिख रहा है, ये यूनाइटेड नेशन मिशन में सिलेक्ट हो चुका है, और ये यूनाइटेड नेशन मतलब आउट ऑफ इंडिया जाके सर्विस करेगा। मैं भी आउट ऑफ इंडिया अफ्रीका में 8 महीना सर्विस करके आया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में खेल कूद, आप अगर खेल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको खेलने के लिए मौका मिलता है। समाज में आपकी उच्च कोटि की इज्जत प्राप्त होती है, समाज व देश की सेवा करने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। और सेवानिवृत्ति के बाद में पेंशन भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इस तरह के बहुत कुछ लाभ है इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करने से, ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं हमारा आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है कि मैंने सही जानकारी कहां से लेनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है www.joinindianarmy.nic.in। मैंने इसकी आपको स्क्रीनशॉट भी आपके यहां पर आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। तो आप देखिए यहां पर जो सेकंड नंबर का मेनू है, इस सेकंड नंबर मेनू को आप जब क्लिक करेंगे तो हाउ टू ज्वाइन, आप यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको और भी विस्तार से डिटेल में पर्टिकुलर जिस भी कैटेगरी में आप आर्मी के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। जो भी नोटिफिकेशन है भर्ती के आपको यहीं पर मिलेंगे। और दोस्तों इस तो यहाँ वहां के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर में बहुत सारी आपको जानकारी मिलती है, ठीक है, लेकिन वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है इसका सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये एनआईसी की वेबसाइट है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है, ठीक है। और इस वेबसाइट के ऊपर में जो भी जानकारी है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड होती है और जेन्युइन रिसोर्स से होती है। तो इसलिए आप इंडियन आर्मी की किसी भी वेबसाइट पे ना जाकर के joinindianarmy.nic.in इसी वेबसाइट पे जाकर के आप अपने लिए जानकारी हासिल कीजिए। चलिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको जानकारी के लिए अच्छा हो गया होगा या आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। अब हमारी बहुत ही जल्दी हमारी वेबसाइट जो है ajaychavanacademy.com जो ऑनलाइन होने वाली है। जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट है वहां पर मैं मराठी में पढ़ता हूँ, जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट है वो फ्री में अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में वेबसाइट पे जाकर लॉग इन करके भी आप आगे की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर टेक केयर, बाय बाय।